गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रणय। हाँ प्रणय बेटा, अच्छा हूँ मैं। बढ़िया बेटा नेहा, बिल्कुल बढ़िया। कैसे हैं बेटा आप लोग? बढ़िया सब? ऑल गुड? ठीक है। हाँ, सब दिख रहा है, आवाज आ रही है, स्लाइड दिख रहा है, सब बढ़िया। ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट। हाँ बेटा, ध्यान से सुने, यहाँ पर कुछ बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, आज का शेड्यूल आपका भी शायद फिजिक्स की भी क्लास लग गई शायद, है ना? वैक्सीन ले लिया बेटा मैंने, सत्यजीत। मैंने ले लिया वैक्सीन। आप सब भी देखें, जो 18+ क्रॉस कर गए हों तो वो ले लें वैक्सीन। स्लाइड सब कुछ दिख रहा है? अच्छा, आपने भी ले लिया सत्यजीत, बहुत बढ़िया। चलें आइए, कुछ बातें कर लूं पहले फटाफट, फिर उसके बाद आगे बात करता हूं। आपका जो आज जो मैं क्या करूंगा, जो पेडिग्री के मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे बेटा, होमवर्क आपने कर लिया है क्या? पेडिग्री का क्वेश्चन आपने जो है कर लिया क्या? कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अभी क्लास के बाद जो पीडीएफ अपलोड करूंगा, है ना, जो हैंडआउट्स अपलोड करूंगा, उसमें बेटा क्या होगा, उसमें मैं आपको आंसर भी अपलोड कर दूंगा। जो पेडिग्री है ना, जो होमवर्क दिया था उसका आंसर अपलोड कर दूंगा आज, अभी। और अगर मान लो जिनको लग रहा हो कि उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, तो उसका डिस्कशन करूंगा मैं आज इवनिंग डाउट में, है ना। आज इवनिंग डाउट सेशन में मैं उसको डिस्कस करूंगा। पहले उन 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आपके डाउट्स को सुनेंगे, जो डाउट होगा वो अपन उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आंसर को आज अपलोड कर दूंगा हैंडआउट्स में, अभी जस्ट क्लास के बाद। और फिर आपको जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? क्लियर? अब बात आती है, चलो, आपका सैटरडे को कोई क्लास नहीं रहेगा, है ना। सैटरडे आपका फ्री रहेगा, कोई क्लास नहीं लेंगे अपन सैटरडे को। बात आती है थर्सडे को। थर्सडे का तो खैर मेरा मंडे और थर्सडे का शेड्यूल पहले से ही लगा हुआ है ना। मंडे और थर्सडे का मेरा पहले से ही शेड्यूल लगा हुआ है। एक बार मैं कॉल पर बात करता हूं, अगर थर्सडे का मान लो कि शेड्यूल हट जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हटा तो फिर अपनी क्लास चलेगी, वो आप अपने शेड्यूल फॉर्मेट में देख लेना, है ना। क्लियर? थर्सडे का क्लास 3:15 टू 4:30 जो अपनी हो रही थी, वो मैं अभी आपके क्लास के बाद फोन पर बात करता हूं। अगर हट जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी रियलाइज हो रहा है, बिल्कुल बेटा टेस्ट का वीक है ना। एक और क्लास जो है आपका लग गया आज भी। सो इवन आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना, टेस्ट का वीक है। नेक्स्ट वीक अपन देख लेंगे, है कि नहीं, नेक्स्ट वीक देख लेंगे। अब लेट मी टॉक टू द मैनेजमेंट टीम, है ना। आई टॉक टू द मैनेजमेंट टीम राइट आफ्टर योर क्लास, इफ इट्स पॉसिबल टू रिमूव द क्लास, है ना। इफ इट्स पॉसिबल तो आई रिमूव इट, इफ नॉट देन वी पीपल हैव टू अटेंड इट, है ना। मैं कोशिश करूंगा पूरा के हटवाऊं, है ना, पूरा आफ्टर क्लास आई टॉक टू देम, है ना। ओके, ओके, ओके। और अभी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेंगे टिल आपके जो भी टेस्ट है। आई वांट योर टेस्ट टू बी परफेक्ट, आपका टेस्ट अच्छा रहे, है ना। ओके, चलें। फिर उसके बाद जो होगा वो अपन आगे देख लेंगे, टेस्ट के बाद फिर आगे देख लेंगे, है ना। टेस्ट के बाद आगे देख लेंगे। आई ट्राई टू रिमूव योर क्लास जो थर्सडे को होने वाला था, आई टॉक टू देम, है ना। चलो, हाँ बेटा, मैंने देखा बेटा आपकी फिजिक्स क्लास जो है, मैंने देखा ग्रुप में आया तो मैं खुद देखा, मैं खुद ही शॉक हो गया। मैंने सोचा कि ठीक है भाई, मैं ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, आपका टेस्ट का वीक है ना। आइए चलें। अभी तक जो अपन बात कर रहे थे, अपन क्या कि डीएनए के बारे में, है ना। पिछले क्लास में मैंने आपको क्या डिस्कस किया था? पिछले क्लास में बेटा अपन ने ये डिस्कस किया था कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में हमने क्या डिस्कशन किया कि जो भी डीएनए का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा, देखो, कोई भी एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनता है, तो कोई भी स्ट्रैंड बनेगा उसके बनने की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? 5 to 3, याद रहेगा ना। बार बार मैंने बोला है, बार बार बोलूंगा और वो आपको याद करा करके ही दम लूंगा मैं, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में चैन बनेगा बेटा? हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये असल में एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है। जो एंजाइम होता है ना, जैसे पॉलीमराइजेशन करने के लिए कोई एंजाइम होगा, अब डीएनए का चैन बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए का चैन बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज होता है।
अब उन पॉलीमरेज एंजाइम का क्या होता है बेटा, एक कैपेबिलिटी होती है कि वो हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, पहले से न्यूक्लियोटाइड का OH यूज करते हैं और नए न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है एंजाइम वर्क्स ऑन वेरी स्पेसिफिक पैटर्न। एंजाइम की कुछ खासियत होती है जो बड़े स्पेसिफिक तरीके से अपने कार्य करते हैं, अपने वर्क करते हैं। तो एंजाइम काम भी ऐसे ही करते हैं कि वो क्या करते हैं कि किसी एक न्यूक्लियोटाइड का तो OH यूज करेंगे पहले का, और आने वाले का फॉस्फेट यूज करेंगे। अब इससे आप इतने समझदार अब तक हो चुके हो कि फॉस्फोडाइस्टर तो 3 to 5 बन जाएगा, और जो टर्मिनल एंड फ्री रह जाएंगे, एक तो टर्मिनल एंड 5 डैश कहला जाएगा और एक तो टर्मिनल एंड 3 डैश कहला जाएगा। पहले कह चुके हैं अपन। फिर इसके बाद से हमने कहा बेटा डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर अगर आप देखो तो चारगाफ के बारे में हमने बात किया था, और चारगाफ के अंदर हमने कहा था जितना प्यूरिन होगा उतना पायरिमिडिन होगा, क्योंकि एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन से जोड़े बनाता है। अब बात क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं बात करने जा रहा हूं। असल में क्या हुआ कि सबसे पहले फ्रैंकलिन और विल्किन ने एक्सरे इमेज बनाया था। ये आपको याद है, मैंने एक बात किया था, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने डीएनए का एक्सरे इमेज बनाया था, ठीक है। और फिर उसके बाद चारगाफ का रूल आया था। चारगाफ की बातें कब आई थी, एक्सरे इमेज के बाद, और फिर जाकर के डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया। असल में पीपीटी में थोड़ा सीक्वेंस सही नहीं बनाया गया है। सही मायने में क्या हुआ है, अगर मैं हिस्टोरिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बात करूं तो हिस्टोरिक टाइम पीरियड में पहले एक्सरे इमेज आया फ्रैंकलिन विल्किन का, फिर चारगाफ ने डीएनए का केमिकल एनालिसिस किया, और उस केमिकल एनालिसिस के बाद चारगाफ ने कहा कि जितना एडेनिन उतना थाइमिन, जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन, और जितना प्यूरिन उतना पायरोमिडिन। ये चारगाफ ने कह दिया था। अब वाटसन क्रिक को इसको भी हेल्प मिला, ठीक है ना। यहां पर चारगाफ के और एक्सरे इमेज के, इन दोनों का हेल्प लेते हुए चारगाफ का जो रूल आया था बेटा सन 1952 में, 1952 में। अब जरा बताओ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक ने कौन से ईयर में दिया था, 1953 में। समझ में आ रही बात। चारगाफ ने, मैंने ईयर नहीं बताया चारगाफ में क्योंकि आपको याद नहीं करना है, ये बस आपके जानकारी के लिए कि थोड़ी चीजों को आप रिलेट करो, किस दौर में क्या चीजें हुई, थोड़ा सा आइडिया रहता है तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। 1952 में चारगाफ का इंफॉर्मेशन आया था। एक्सरे इमेज जो है काफी पहले आ चुका था। एक्सरे इमेज और चारगाफ के दोनों के रिजल्ट को देखकर वाटसन और क्रिक ने 1953 में एक जो है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बनाया, और उस डबल हेलिक्स मॉडल में उन्होंने एडेनिन को थाइमिन से ही पेयर करके दिखाया, ठीक है। एडेनिन को थाइमिन से ही रिलेट करके दिखाया और ग्वानिन को साइटोसिन से। क्यों, क्योंकि वाटसन क्रिक को पता था कि चारगाफ साहब तो ये केमिकल एनालिसिस करके प्रूव कर चुके हैं कि एडेनिन थाइमिन के बराबर है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर है। तो वाटसन क्रिक को क्या लगा कि एडेनिन के सामने थाइमिन ही रखना होगा तभी तो बराबर बराबर आएंगे, ग्वानिन के सामने साइटोसिन ही रखना होगा तभी तो बराबर बराबर आएंगे। और जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बना रहे थे वाटसन क्रिक, तो इनको पता था ए के सामने टी रखना है और जी के सामने सी रखना है, और इनको ऐसे रखना है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल बने। और हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल बनाने के लिए जब वो देख रहे थे वाटसन क्रिक, तो एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर सीधा और इसके सामने वाले न्यूक्लियोटाइड का शुगर उल्टा, जिसकी वजह से बेटा कैसा हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के कारण क्या आ गया, एंटी पैरेलल। क्लियर है, जाने कितनी बार बोल दिया अब तो मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से एंटी पैरेलल, ठीक है। फिर इसके बाद से हमने यहां पर बोला था कि डीएनए का जो घुमाव होता है वो बेटा एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कितना एंगल बनता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में 36 डिग्री। अब मान लो इसी प्लेन में मुझे लौट करके आना है, तो टोटल कितने टर्न लेने होंगे, टोटल कितने टर्न लेने होंगे 360 डिग्री का, यानी 10 स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे, है ना, 10 स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। 10 स्टेप्स कवर करने पड़े तभी तो जिस प्लेन से चले थे घूमते घूमते उसी प्लेन पे लौट करके आएंगे, ठीक है ना। फिर मैंने आपको कुछ डीनेचुरेट को डीनेचर करने का मतलब क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में खोल देना, और रीनेचर का मतलब क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बना देना। और मैंने एक टेम्परेचर बताया था बेटा, मेल्टिंग टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, जीसी टाइप या एटी टाइप, जीसी टाइप डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जीसी जिस डीएनए में ज्यादा होगा तो बेटा टेम्परेचर टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा ना उस डीएनए को खोलने के लिए, है ना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जीसी के बीच में।
अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या बात किया था बेटा कि ये तो डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन के अंदर और एक आध बातें और मैंने कही थी, ध्यान रखना। एक स्ट्रैंड का प्यूरिन बाय पायरिमिडीन दूसरे स्ट्रैंड के प्यूरिन बाय पायरिमिडीन से कैसा होगा? इनवर्स होगा। इनवर्स होगा, हमने प्रूव भी किया था एक एग्जांपल लेकर, रफली इनवर्स होता है। लेकिन अगर दोनों स्ट्रैंड की बात करूं तो दोनों स्ट्रैंड में प्यूरिन बाय पायरिमिडीन का रेशियो 1 आएगा। दोनों स्ट्रैंड के आधार पर बात करूं तो प्यूरिन बाय पायरिमिडीन का रेशियो 1 आएगा। अब कोई भी आप दोनों स्ट्रैंड के बेसिस पर अगर आप देखते हो तो दोनों स्ट्रैंड में अब आपको बेस पेयर ज्यादा दिख सकता है एटी का या बेस पेयर ज्यादा दिख सकता है जीसी का। इसके बिहाफ पर चारगाफ ने क्या एक्सप्लेन किया? इसके बिहाफ पर चारगाफ ने बेस रेशियो को डिफाइन किया। और बेस रेशियो में जरा बताओ 1 से वैल्यू किसका ज्यादा आएगा, यूकैरियोटिक डीएनए या प्रोकैरियोटिक डीएनए? यूकैरियोटिक डीएनए बेटा, है ना, क्योंकि आपको पता है यूकैरियोटिक डीएनए में एटी अमाउंट ज्यादा होता है और प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या होता है, जीसी अमाउंट ज्यादा होता है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक डीएनए में बेस रेशियो 1 से कम। ठीक है, 1 से कम। इतनी बातें हमने पिछले क्लास में कर रखी थी। ठीक है, अब अपन आज से शुरुआत करते हैं। अब जरा देखो बेटा, यहां पर एक बात कह रहा था मैं अभी आपको, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में घुमाव जो है वो 36 डिग्री, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में घुमाव 36 डिग्री। तो जो आप ये घुमाव देख रहे हो, इसमें हमने बोला जिस प्लेन से शुरुआत की जाए उस प्लेन में लौट करके आना है। तो हमें क्या करना है, हमें बेटा 10 स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे, है ना, हमें 10 स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे। तो जो डीएनए का लेंथ कवर होता है 10 स्टेप्स में, यानी जिस प्लेन से शुरुआत की जाए उसी प्लेन में फिर से लौट करके आया जाए, उस डीएनए का लेंथ कहलाता है हेलिक्स लेंथ। क्या कहलाता है बेटा? हेलिक्स लेंथ। हेलिक्स लेंथ कहते हैं जिस प्लेन से शुरू हो और उसी प्लेन में फिर से लौट करके आ जाएं, तो वो जो डीएनए ने अपनी लंबाई कवर की है उसको कहते हैं हेलिक्स लेंथ या वन डीएनए टर्न। वन टर्न, एक टर्न। ये एक स्टेप, दूसरा स्टेप 36 डिग्री, दूसरे से तीसरा स्टेप 36 डिग्री। तो जो जिस प्लेन से शुरू होकर के उसी प्लेन में लौटना है तो बेटा 10 स्टेप्स कवर करना पड़ेगा। अब इस 10 स्टेप्स कवर करने में जितनी डीएनए ने अपनी लंबाई कवर करी है इसको कहते हैं वन हेलिक्स लेंथ या वन डीएनए टर्न या वन पिच। ठीक है, आइए इसी के बारे में जरा बात करें। ये देखो बेटा, यहां पर वन हेलिक्स लेंथ, वन हेलिक्स लेंथ, वन हेलिक्स लेंथ, पिच ऑफ डीएनए और वन टर्न ऑफ डीएनए, इसको लिखा है 34 एंगस्ट्रॉम। अब आप जरा खुद सोचना बेटा, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम है कि नहीं? एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 10 स्टेप के बीच में अगर करना हो तो क्या करेंगे अपन? 10 स्टेप के लिए इंटू 10 कर देंगे, है कि नहीं? 10 स्टेप के लिए अपन इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, इंटू 10 कर देंगे। तो यहां पर टोटल लेंथ कितना बन जाएगा? हाँ, तो कितना स्टेप हो जाएगा? 10 स्टेप्स और इंटू अपन कर देंगे 10, तो आ जाएगा बेटा यहाँ पर 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? अब जरा देखो यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस कितना आएगा बेटा? 20। एक हेलिक्स लेंथ में नाइट्रोजन बेस कितने आएंगे? 20। भाई बेस पेयर 10 है तो नाइट्रोजन बेस तो 20 हो जाएगा ना, 10 इधर 10 इधर, है कि नहीं? तो ध्यान रहे, जब मैं बेस पेयर कहता हूं इसका मतलब हो गया, बेस पेयर कहता हूं इसका मतलब इंटू 2 कर दो तो टोटल बेसेस मिल जाएंगे। बेस पेयर का मतलब जोड़े में हो गई। और बेस पेयर कह रहा हूं इंटू 2 कर दूंगा तो बेस मिल जाएगा, और बेस में डिवाइड बाय 2 कर दूं तो बेस पेयर मिल जाएगा। अगर टोटल बेसेस में डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो बेस पेयर मिल जाएगा, और बेस पेयर में इंटू 2 कर दूं तो नंबर ऑफ बेसेस मिल जाएगा। तो हेलिक्स लेंथ क्या हुआ बेटा? फिर से समझना जो मैं बता रहा हूं यहां पर ध्यान से। ये रहा एक स्टेप, ये रहा दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, ऐसे घूमते घूमते अपन 360 डिग्री पर आ जाएंगे। तो वह डीएनए की लंबाई जिस प्लेन से शुरू की जाए उसी प्लेन पर लौट करके आ जाएं, इस डीएनए की लंबाई को कहते हैं हेलिक्स लेंथ। और इसी को एक टर्न भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम? वन पिच भी कहते हैं। क्लियर? क्लियर? अब देखो क्या होगा यहां पर,
जो डीएनए होता है उसमें 10 तो प्यूरिन होगा और 10 तो पायरिमिडीन होगा एक हेलिक्स लेंथ में, 10 प्यूरिन और 10 पायरिमिडीन, ठीक है। क्योंकि टोटल बेसेस कितने हुए, बेस पेयर 10 हुए, तो इसका मतलब एक बेस इधर होगा तो एक बेस इधर होगा, तो ये कह देंगे 1 बेस पेयर। दूसरा बेस पेयर यहां हो जाएगा, एक बेस यहां होगा तो एक बेस यहां होगा, ये होगा दूसरा बेस पेयर। तो एक बेस पेयर में कितने बेस, 2 बेस, तो 10 बेस पेयर में कितने बेस, 20 बेस, है कि नहीं, 20 बेस आ जाएगा। और आपको पता है एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से जोड़े बनाता है, यानी 10 प्यूरिन होंगे और 10 पायरिमिडीन होंगे, ठीक है। चलो आगे बात करें। लेंथ ऑफ डीएनए, मान लो अगर कभी भी आपको निकालना हो, लेंथ ऑफ डीएनए, किसी भी डीएनए की लंबाई अगर आपको निकालना हो, तो टोटल बेस पेयर को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 3.4 एंगस्ट्रॉम से। खुद समझ में आ रही होगी बातें कि भाई डीएनए की लंबाई निकालनी है तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। अब देख लो कितने बेस पेयर डीएनए में प्रेजेंट है, उससे पूरे डीएनए की लंबाई निकल जाएगी। अब क्वेश्चन यहां से बेटा बनता है, लेंथ ऑफ डीएनए से इस जगह से बेटा क्वेश्चन बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो बेटा आपको लेंथ ऑफ डीएनए दे दिया जाएगा, बेस पेयर पूछ लिया जाएगा, या तो बेस पेयर दे दिया जाएगा और लेंथ ऑफ डीएनए पूछ लिया जाएगा। मतलब यहां पर हमारे पास दो चीजें अननोन है, 1 और 2। अब इन दोनों में से क्वेश्चन में कोई एक इंफॉर्मेशन देगा, दूसरे को पूछ लेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि डीएनए जब आप देखते हो ना बेटा, ये देखो मैं आपको एक दो बात बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, जैसे मान लो कि 10 बेस पेयर के लिए अगर आपको लंबाई निकालना है तो 10 इंटू क्या करोगे, 3.4। अगर एक हेलिक्स लेंथ की बात करूं, जिस प्लेन से शुरू हुए उसी प्लेन में लौट करके आ गए, तो आप क्या करोगे, इंटू 10 कर दोगे, तो आपको उस हेलिक्स लेंथ की पता लग जाएंगी चीजें, ठीक है। अब जरा देखो ये डीएनए का डायग्राम हालांकि बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, जहां पर मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप नहीं पता पड़ रहा, मैं एक थोड़ा सा रफ डायग्राम यहां बना रहा हूं। ये डायग्राम थोड़ा प्रॉपर नहीं बना हुआ डीएनए का। ये देखो बेटा, डीएनए में देखो यहां पर आपको दिख रहा है, देख रहे हो क्या, ज्यादा खड्डा बना है, ज्यादा खड्डा बना है, इसको कहते हैं, जहां ज्यादा खड्डा बना है इसको कहते हैं मेजर ग्रुव। और इसके जस्ट अपोजिट बेटा कम खड्डा बना होता है, जिसको कहते हैं माइनर ग्रुव, ठीक है। तो इधर मेजर ग्रुप होगा, इसके जस्ट अपोजिट माइनर ग्रुप। जो डीएनए होते हैं ना बेटा, ऐसे घूमे होते हैं कि कहीं पर तो ज्यादा खड्डा बनता है और कहीं पर कम खड्डा बनता है। अब इसी तरह से जैसे ये चीजें चलेंगी, अब यहां पर जैसे आप देख रहे होगे कि आगे भी जाओगे तो यहां पर क्या आएगा, मेजर के बाद यहां माइनर ग्रुप आ जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट यहां पर मेजर ग्रुप आ जाएगा। अब यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर ध्यान से सुनना, ऑल्टरनेट आता है। मैं एक साइड की बात करूं, एक साइड की, दूसरे साइड की नहीं बात कर रहा हूं, यहां पर एक साइड की बात कर रहा हूं। एक बार मेजर ग्रुप आएगा, एक बार माइनर ग्रुप आएगा, फिर इसके नीचे मेजर ग्रुप आएगा, फिर माइनर ग्रुप आएगा। समझ में आ रही बात, अल्टरनेट फैशन में चलेगा। मेजर ग्रुप, जैसे एक साइड की बात करूं, यहां मेजर ग्रुप है तो यहां माइनर ग्रुप होगा, तो फिर इसके आगे क्या आएगा, मेजर ग्रुप आएगा। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, ये जो पीपीटी में बनाया है डायग्राम डीएनए का, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, वो थोड़ा असल में ऐसे पैटर्न में होता है डीएनए, तो कहीं पर ज्यादा खड्डा बनता है और उसके जस्ट अपोजिट कम खड्डा बनता है, ठीक है ना। तो इसके वजह से यहाँ पर चीजें पता पड़ रही है कि मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप। अब बात यह है बेटा कि मैं आपसे एक बात करूं, मेजर ग्रुप से मेजर ग्रुप चलोगे, मेजर ग्रुप से, जैसे इसको मैं मान करके चलूं मेजर ग्रुप, है ना, यहाँ पर जो दिखाया गया ये, तो मेजर ग्रुप से मेजर ग्रुप चलोगे तो बेटा 10 बेस पेयर आते हैं, 10 बेस पेयर। यानी कि मेजर ग्रुप से मेजर ग्रुप में 10 बेस पेयर आ रहे, तो मैं क्या कह सकता हूं, मेजर ग्रुप से मेजर ग्रुप 1 हेलिक्स लेंथ कवर कर रहा है, कह सकता हूं ना, 1 हेलिक्स लेंथ। और माइनर ग्रुप से माइनर ग्रुप भी कितना करता है बेटा, 10 बेस पेयर। अब आपका डिपेंड करता है, मेजर ग्रुप से मेजर ग्रुप की बात करो तो 1 हेलिक्स लेंथ, माइनर ग्रुप से माइनर ग्रुप बात करो तो 1 हेलिक्स लेंथ। लेकिन हेलिक्स लेंथ को डिफाइन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मेजर ग्रुप से मेजर ग्रुप ही बात करो, जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी पड़े। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डीएनए बनाया, ठीक है ना, ये कुछ डीएनए बनाया, यहाँ देखो मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप, है ना, ये है मेजर, ये है माइनर, ये है मेजर, ठीक है। अब यहां पर मान लो कि मैं
इस मेजर ग्रुप से मेजर ग्रुप की बात कर रहा हूं तो ये बेटा 10 बेस पेयर ही कवर करते हैं और कहलाता है 1 हेलिक्स लेंथ। लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 हेलिक्स लेंथ को आप ग्रुप से ही डिफाइन करो, आप हेलिक्स लेंथ को किसी भी जगह से शुरुआत कर सकते हो। आप मान लो यहां से काउंटिंग शुरू कर रहे हो, 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, समझ में आ रही बात। हेलिक्स लेंथ का मतलब बस इतना है, वो डीएनए की लंबाई जिस प्लेन से शुरू की जाए और उसी प्लेन पर खत्म कर दी जाए, वो डीएनए की लंबाई एक हेलिक्स लेंथ कहलाता है। ये है इसका ओरिजिनल डेफिनेशन। अब वो बात अलग है कि आप मेजर ग्रुप से मेजर ग्रुप देखते हो तो 10 बेस पेयर ही आता है। 10 बेस पेयर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। 10 बेस पेयर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और कहीं से भी शुरुआत करो, वो है बेटा 1 हेलिक्स लेंथ। अब जब हम देखते हैं मेजर ग्रुप से मेजर ग्रुप, तो ये आ जाता है बेटा यहाँ पर 10 बेस पेयर, तो वो भी तो 1 हेलिक्स लेंथ कहलाएगा। माइनर ग्रुप से माइनर ग्रुप कहते हो तो 10 बेस पेयर, वो भी तो 1 हेलिक्स लेंथ कहलाएगा। तो हेलिक्स लेंथ में बेटा 10 बेस पेयर आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो कहीं से भी शुरू हो, अब वो कहीं से भी शुरू हो और कहीं पर भी खत्म हो, 10 बेस पेयर का आना जरूरी है। क्लियर, ऑल डन। हेलिक्स लेंथ क्वेश्चन करेंगे बेटा इस पर, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पर। चलो बेटा आगे बात करते हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। करो बेटा सॉल्व इसको फटाफट, टाइम को सेव करते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है बेटा, डीएनए की जो ट्विस्टिंग होती है ना, कहीं पे ज्यादा खड्डा बना रहता है और कहीं पर कम खड्डा बना रहता है तनीषा। जहां ज्यादा खड्डा बना रहता है उसको मेजर ग्रुप कहते हैं, जहां पर कम खड्डा बना होता है माइनर ग्रुप कहते हैं। वो डीएनए की ट्विस्टिंग जो होती है ना, वो ऐसे ट्विस्टेड तो होती ही है, और जगह जगह पर क्या होता है, थोड़ा डीएनए ऐसे घुमा हुआ होता है, तो जगह जगह पे कहीं ज्यादा खड्डा कहीं पर कम खड्डा बनता है। बेटा आप अपने वीडियोस ऑफ कर लें, भव्या बेटा आप अपने वीडियोस को ऑफ कर लें बेटा, सभी बच्चे अपने वीडियोस को ऑफ कर लें। करो बेटा ये सब सॉल्व करो। चलें डिस्कशन करूं अब 2000 बेस पेयर है। अभी मैंने बोला बेटा 2000 बेस पेयर, बेस पेयर हो और बेस बताना हो तो क्या करोगे, इंटू 2। बेस पेयर हो और बेस बताना हो तो क्या करोगे, इंटू 2। अभी पिछले स्लाइड में बताया मैंने, है कि नहीं। तो जरा देख लो भाई, यहां पर एडेनिन है और यहां पर थाइमिन है, तो ये बेटा 1 बेस पेयर हो गया ना, यानी 2 बेस हो गए, 2 बेस हो गए। 1 बेस पेयर इज इक्वल टू 2 बेस। इसी तरह से 2000 बेस पेयर है तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, 2000 बेस पेयर है इसका मतलब 4000 बेस आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्यूरिन, तो प्यूरिन बेटा आप बताओ कितना होगा, आधा आधा, आधा प्यूरिन आधा पायरिमिडिन, यही तो होगा ना। 2000 प्यूरिन 2000 पायरिमिडिन से जोड़े बनाया होगा। अब न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे बेटा, 4000। जितने नाइट्रोजन बेस होंगे उतने ही शुगर से जुड़े होंगे, और जितने शुगर होंगे उतने फॉस्फेट से जुड़े होंगे। एक स्ट्रैंड पे 2000 न्यूक्लियोटाइड होगा, दूसरे स्ट्रैंड पर 2000 न्यूक्लियोटाइड होगा, तो टोटल 4000 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। और आपको पता है बेटा कि जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना फॉस्फेट जरूर होगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को बनाने में फॉस्फेट भी यूज हुआ होगा। तो फॉस्फेट भी कितना आया है, 4000। क्लियर। ये मैंने इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पहले समझाया है ताकि आप इन सवालों को जवाब बहुत अच्छे से दे पाओ। मैंने टाइम भले ही ज्यादा खर्च किया है, लेकिन इसलिए कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमारा सवाल बनना चाहिए। किसी भी टॉपिक को जज करना है तो उस टॉपिक के लिए कुछ पैरामीटर हैं। वो पैरामीटर क्या है, एनसीईआरटी ढंग से समझ में आनी चाहिए, मॉड्यूल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस बनने चाहिए, और रेस के क्वेश्चन बनने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें आगे देखें बेटा, राइबोज शुगर। अब आपको पता है बेटा जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उन सब में शुगर भी तो होगा ना, जितने भी शुगर होंगे बेटा उतने ही तो फॉस्फेट भी होंगे, जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना शुगर होगा और उतना ही फॉस्फेट होगा। तो अब यहां पर देखो राइबोज शुगर जो है वो होगा 0, लेकिन डीऑक्सी राइबोज कितना होगा, आपको पता है डीएनए की बात हो रही है और क्वेश्चन में यार राइबोज पूछा है तो 0 हो जाएगा। और डीऑक्सी राइबोज कितना आ जाएगा, तो बेटा डीऑक्सी राइबोज आप बोल सकते हो कि जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही शुगर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर न्यूक्लियोटाइड में शुगर है। तो राइबोज शुगर बोला जाए तो 0।
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितना होगा बेटा? मैंने आपको बोला था जितना न्यूक्लियोटाइड हो उतना ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हर नाइट्रोजन बेस शुगर से ही तो जुड़ा होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। किस बॉन्ड से? ना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ा होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और यहाँ वाटर भी निकलता है, बताया था ना। और वहां पर शुगर का कौन सा कार्बन जुड़ता है बेटा? शुगर का कौन सा कार्बन नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है? फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन, शुगर का फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है। नाइट्रोजन बेस में अगर प्यूरिन हो तो प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन जुड़ता है? 9th नाइट्रोजन। और अगर पायरिमिडीन है तो पायरिमिडीन का कौन सा नाइट्रोजन जुड़ता है? पायरिमिडीन का फर्स्ट नाइट्रोजन। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कराता हूं कि मुझे मालूम है मैं चीजों को बिल्कुल याद करा दूंगा। आप घर पर बेटा, मैं अपने टॉपिक में नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा टाइम लगाओ, है ना। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कोशिश करता हूं आपको याद भी हो जाए, है ना। मुश्किल से 5-10 मिनट अगर आप देखोगे और ध्यान से अगर सुन रहे हो मेरी बातें और आप उसको कंसंट्रेशन से चीजों को डील कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे टॉपिक में। आपको मुश्किल से 10 मिनट भी दोगे और स्लाइड पलट लोगे, जो आपको हैंडआउट्स मिलेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चले आगे देखें। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बेटा 4000 हो गए ना, 4000 हो गए। फिर इसके बाद बात आती है लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए के लिए मैंने बताया था ना बेटा, लेंथ ऑफ डीएनए के लिए अभी तरीका बताया था पिछले स्लाइड में, टोटल बेस पेयर इनटू 3.4। ठीक है, तो टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉन, जहां 2000 बेस पेयर है, 2000 बेस पेयर। तो मैंने आपको बोला था बेस पेयर के बीच में दूरियां होती हैं 3.4 एंगस्ट्रॉन, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 6800 एंगस्ट्रॉन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साहिल, रवि, प्रियांशु, आकाश, अमन, वेरी गुड बेटा। सभी के आंसर ऑलमोस्ट सही है। प्राची, वेरी गुड। कृष्ण, वेरी गुड। अर्पणा, धैर्य, गुड। यू गाइस गेटिंग मी राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में? आगे बढ़ू? आई गिव माई टाइम बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। मेरा मेन मुद्दा है टॉपिक को समझाना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेटा टॉपिक में अच्छे अच्छे फंसते हैं, लेकिन अपन आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीजों को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। मॉलिक्यूलर में बहुत लोग उलझते हैं, बहुत लोग उलझते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पर जब बात होने लग जाती है ना तो लोग उलझने लग जाते हैं। लेकिन अपन उलझने वाला काम ही नहीं करेंगे ना, अपन बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे, बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो शुगर है बेटा, हमने बोला था ना शुगर से नाइट्रोजन बेस जुड़ता है ना, नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस जुड़ता है कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक है ना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, है ना। ठीक है ऋषित बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ता है। तो सोचो बेटा, जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उन न्यूक्लियोटाइड में उतने नाइट्रोजन बेस शुगर से कनेक्टेड होंगे, तो उतने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएंगे, है कि नहीं ऋषित? समझ में आ गया ना आपको? ये वाला डाउट था। हाँ, मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तो टॉपिक में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, सही बोला आपने। अब ये एनसीईआरटी का डेटा है, ये एनसीईआरटी का डेटा है। अब बात आती है कि बेटा एनसीईआरटी का डेटा है तो क्या याद करना जरूरी है? आप सबको पता है, जवाब आपको पता है, याद करना ही है, याद करना ही है। अब चले मैं आपको थोड़ा डिस्कशन कर दूं। 5X174 बैक्टीरियोफेज, दिस इज अ वायरस, दिस इज अ वायरस। और ये वायरस होता है बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है। इस वायरस में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, देखो मैंने क्या बेस पेयर लिखा है क्या बेटा? यहाँ पर बेस पेयर नहीं लिखा है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पेयर में होते ही नहीं, एक ही स्ट्रैंड होता है तो पेयर में बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जरा देखो, ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर आप ये दूसरे, तीसरे, चौथे में देखो तो यहाँ बेस पेयर की बात हो रही है। तो बेस पेयर देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। बेस पेयर है, इसका मतलब क्या है? डबल स्टैंडर्ड है, तभी तो बेस पेयर की बात हो रही है, पेयर में बात हो रही है कि नहीं? ठीक है ना। वायरस लिविंग है नॉन लिविंग, कौन पूछ रहा है ये? बेटा आपको प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। इट इज इन बिटवीन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब वो सेल के बाहर है तो इनर्ट है, नॉन लिविंग है। जब सेल के अंदर है तो लिविंग है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक मिलती है ना। इस अब वायरस पे मत ले जाओ, नहीं तो वायरस पे फिर छेड़ने लग जाऊं तो फिर बहुत टाइम खर्च हो जाएगा मेरा, फिर मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को। आ जाओ इधर।
फिर लेमडा बैक्टीरियोफेज की बात करूं तो लेमडा बैक्टीरियोफेज में अगर आप देखो तो 48502 बेस पेयर यानी डबल स्टैंडर्ड है। फिर इसके बाद बात आ रही है ई कोलाई की बात हो रही है तो यहाँ पर है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। ठीक है, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। याद रखना है बेटा ये वैल्यू एनसीईआरटी का डेटा है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की हर बातें गोल्डन है, सोना है, बाइबल है फॉर द नीट। एक एक चीज याद करना है, मैं काफी पहले से बोलते आ रहा हूं, एक एक चीज ध्यान होना चाहिए, स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए, जो एग्जाम्पल वाली बातें हैं वो याद होना चाहिए। मॉड्यूल में जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको दिख जाए वहां चाहो तो आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। ठीक है, ह्यूमन की बात करें तो बेटा ह्यूमन के अंदर हैप्लॉइड सेल की बात करें तो हैप्लॉइड सेल को ही तो हम क्या कहते हैं, जीनोम। भाई एक सेट को ही तो जीनोम कहते हैं ना, एक सेट को ही तो जीनोम कहते हैं। तो एक जीनोम का एक सेट होता है, एक जीनोम का एक सेट। तो एक जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। डिप्लॉयड सेल का मतलब हो गया कितने जीनोम बेटा, 2 जीनोम, क्योंकि 2 सेट हो गए। एक सेट एक जीनोम बताता है तो 2 सेट 2 जीनोम बताएगा। तो 2 जीनोम होगा तो क्या करोगे, एक जीनोम को इंटू 2 कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। तो या तो आप हैप्लॉइड वाला याद कर लो या तो डिप्लॉयड वाला याद कर लो, आपकी मर्जी पड़े जो भी है ना, कोई एक याद कर लेना। ठीक है, अभी मैं ये ह्यूमन वाला और इकोलाई वाला अभी फिर से आगे लाऊंगा और देखता हूं आपको याद है कि नहीं, फिर से पूछूंगा, क्योंकि मेरी आदत है मैं बार बार रिवाइज तो कराऊंगा ही। एक बार भूल जाओ दोबारा तो फिर सुनोगे तो याद आ जाएंगी चीजें, है ना। तो ई कोलाई में कितना है, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। ठीक है, फिर उसके बाद से ह्यूमन की बात करें तो एक जीनोम में होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। ई कोलाई क्यों लिया सिर्फ, मतलब ई कोलाई क्यों लिया सिर्फ, मतलब एनसीईआरटी में डेटा दिया है बेटा सौम्या, इसको याद रखना है बस। और भी ऑर्गेनिज्म के डेटा थोड़ी हमको याद रखने, खाली फोकट में अपने को लोड क्यों पालना है। अपन वही याद करें ना जो हमारे एग्जाम से लेना देना है। ई कोलाई याद करो, औरों का क्यों याद करना है हमें, जो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है इन्हीं को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, चलें आगे बात करें। क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा इसको। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का कैलकुलेट करो। अभी बेस पेयर आपको पता पड़ गया ना, ह्यूमंस के डिप्लॉयड सेल में कितना होता है, इतना होता है ना। लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो क्या, ये भी बेटा वायरस है, लेमडा बैक्टीरियोफेज भी वायरस है, लेमडा बैक्टीरियोफेज भी वायरस है, कैलकुलेट कर सकते हो। इसके ऊपर इस साल सवाल भी आए थे, लास्ट ईयर इसके ऊपर सवाल भी आया है, नीट में सवाल भी आया है, और ये क्वेश्चन क्लास में भी कराते हैं अपन। कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा आसान है भाई। हमने सॉल्यूशन किया, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टोटल बेस पेयर इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, यही बोला था ना कि ये ध्यान रखना, ये चीज, ये रिलेशन ध्यान है। तो कभी लेंथ पूछा जा सकता है टोटल बेस पेयर देकर, या टोटल बेस पेयर देकर के लेंथ पूछ सकते, दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन दिया होगा, लेंथ दिया होगा बेस पेयर पूछेगा, बेस पेयर दिया होगा लेंथ पूछेगा, यही करेगा। अब हमें पता है बेटा यहाँ पर कि बेस पेयर तो अभी हमने देखा 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। ठीक है, और यहाँ पर हमने कह दिया 3.4 एंगस्ट्रॉम, अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दूंगा, इंटू 10 टू द पावर -10, मीटर में बात करनी हो तो, है कि नहीं। 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर तो अभी देखा पिछले स्लाइड में जो एनसीईआरटी का डेटा था, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3.4 एंगस्ट्रॉम से। मीटर में बात करना है तो इंटू 10 टू द पावर -10 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा बेटा आपको 2.244 मीटर। तो डीएनए की लंबाई हमारे सेल में कितनी होती है बेटा, 2.244, अप्रोक्सीमेटली आप चाहें तो याद कर लें 2.2 मीटर। ठीक है, 2.2 मीटर। चले आगे बढ़े, चलो अब ये सॉल्व करो। 1.36 mm एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, जो बीच बीच में एनसीईआरटी क्वेश्चन दागता रहता है, बीच बीच में क्वेश्चन दागता रहता है एनसीईआरटी, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्व करो बेटा जल्दी से। पेज नंबर 99 पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 99 पे दिया हुआ है। ठीक है,
मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। सॉल्यूशन लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टोटल बेस पेयर इनटू 10 टू द पावर 3.4 एंगस्ट्रॉन, ये कर दिया हमने। लेंथ ऑफ डीएनए दिया हुआ बेटा 1.36 mm इज इक्वल टू टोटल बेस पेयर इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉन। अब इधर का यूनिट और इधर का यूनिट हमें सेम रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूनिट सेम रखना पड़ेगा। अभी पढ़ ही रहे हो आप, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, फिजिक्स में पढ़ रहे हो ना, यूनिट तो दोनों साइड सेम रखना पड़ेगा। दोनों साइड मीटर में चेंज कर दिया, दोनों साइड हमने मीटर में चेंज कर दिया, दोनों साइड मीटर में चेंज कर दिया। तो अब अपन यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आ गया बेटा टोटल बेस पेयर 4 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर, ये आ गया इसका आंसर। लेकिन कैलकुलेशन में बेटा ये आता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब इसके पीछे वाले स्लाइड पर अगर आप देखो तो आपको याद होगा मैंने ई कोलाई का कितना बोला था, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर, यही बोला था ना एनसीईआरटी का जो डेटा दिया हुआ है। तो वास्तव में इतना ही बेस पेयर होता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा वो एक अप्रोक्स वैल्यू देता है, थोड़ा ना थोड़ा एरर जरूर होता है। तो होता तो एक्चुअली में 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर है, लेकिन इस तरीके से जो हम सॉल्यूशन करते हैं तो वो आता है 4 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। ठीक है, ओके। अगर मान लो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना बेस पेयर है ई कोलाई में, तो जवाब क्या दोगे, जो एनसीईआरटी में डेटा दिया है उसके बेसिस पर 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। क्योंकि जो एनसीईआरटी कह दे हाथ जोड़ के मान लेना भाई, ठीक है, एनसीईआरटी जो कह दे हाथ जोड़ के मान लेना, क्योंकि जो आपका रेफरेंस बुक है वो एनसीईआरटी है। अगर कभी कोई कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं, जो कभी कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं तो बेटा एनसीईआरटी के आधार पर ही आंसर दिया जाता है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े। अब ये देखें डीएनए की बात करें बेटा, यहाँ पर डीएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। मैंने बोला था सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सिर्फ कुछ वायरसेस में ही मिलता है, बस केवल वायरस को नेग्लेक्ट कर दो तो सब में डबल स्टैंडर्ड ही मिलेगा। कुछ वायरसेस ही होते हैं जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड मिलता है, जैसे मैंने बोला 5X174 बैक्टीरियोफेज, अभी बताया था बेटा एनसीईआरटी के डेटा में बताया था ना, 5X174 बैक्टीरियोफेज बताया था, है ना, जो डेटा हमने टेबल में देखा था। तो ये देखो सिंगल स्टैंडर्ड वाला डीएनए रख रहा है। डबल स्टैंडर्ड में बात की जाए तो बेटा डबल स्टैंडर्ड में डीएनए या तो लीनियर हो सकता है या तो सर्कुलर हो सकता है। लीनियर कहां होगा बेटा, यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डीएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो लीनियर डीएनए होते हैं, लंबे होते हैं, बिल्कुल लीनियर ऐसे होते, ठीक है। और सर्कुलर डीएनए बेटा कुछ इस तरह से होगा जिसका कोई एंड नहीं होगा। सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए कहां कहां मिलता है, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में और क्लोरोप्लास्ट डीएनए में, ठीक है। ठीक है, एक ही बात है बेटा वीरेश्वर, लिखने के तरीके हैं, चाहे तो आप वैसा लिख लें या ऐसा, दोनों का मतलब सेम ही है बेटा वीरेश्वर, कोई डिफरेंस नहीं है, लिखने के तरीके हैं। चलो अब बात करता हूं बेटा डीएनए के कुछ इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुने। डीएनए जो होता है मैंने बोला था ये रहा एक स्टेप, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर ये रहा डीएनए का एक स्टेप, एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप से अगर मान लो ये आगे गया और दूसरे से तीसरा आगे गया तो ये कुछ इस तरह से घूम रहा है। तो एक से दूसरा स्टेप आगे हो सकता है या एक स्टेप से दूसरा स्टेप पीछे हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि घुमाव जो डीएनए का वो हो सकता है क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग। एक डीएनए एक बेस पेयर से दूसरा बेस पेयर आगे की तरफ निकल सकता है या एक बेस पेयर से दूसरा बेस पेयर पीछे की तरफ से निकल सकता है। तो अगर देखो ये एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा बेस पेयर, तो ये तो इस तरह से घूम रहा है। और अगर मान लो एक बेस पेयर से दूसरा बेस पेयर आगे की तरफ गया तो ये इस तरह से घूम रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या तो क्लॉकवाइज। ये तो बात क्लियर है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बेस पेयर से दूसरा बेस पेयर आगे की तरफ निकल सकता है या पीछे की तरफ, उसके आधार पर डीएनए कुछ इस तरह से ट्विस्टिंग हो सकती है या कुछ इस तरह से ट्विस्टिंग हो सकती है, ठीक है, आसान सी बात है। जिसमें जो राइट हैंडेड डीएनए होता है वो होता है बेटा क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग। राइट हैंडेड डीएनए का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग। और लेफ्ट हैंडेड का मतलब क्या हुआ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग।
एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग, ठीक है। अब जो क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग और एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग है, इसमें टाइप ऑफ डीएनए जो होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, टाइप ऑफ डीएनए में एक तो होता है ए टाइप का डीएनए, एक होता है बी टाइप का, एक तो होता है सी टाइप का, ठीक है, एक तो होता है डी टाइप का। कई टाइप के डीएनए होते हैं, ए बी सी डी, लेकिन इन चारों का जो होता है वो होता है बेटा क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग। अब बात ये आती है कि जो वाटसन क्रिक ने हमें बताया था, वो वाटसन क्रिक का मॉडल कौन सा था? बी टाइप का डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वो बी टाइप का डीएनए। तो टाइप ऑफ डीएनए, टाइप ऑफ डीएनए हो सकता है बेटा क्लॉकवाइज, जिसको राइट हैंडेड भी कहते हैं, या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डीएनए होते हैं ए बी सी डी, ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डीएनए होता है वो जेड। जरा समझना, यहां पर जो बी टाइप का डीएनए है, बी, बी का मतलब होता है बेटा बैलेंस डीएनए। बी का फुल फॉर्म क्या है? बैलेंस डीएनए। सबसे ज्यादा स्टेबल और बैलेंस डीएनए क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल और बैलेंस डीएनए कौन सा होता है? बी डीएनए। और हमारे सेल में ज्यादातर जो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात की जाए, बैलेंस डीएनए बात की जाए, बायोलॉजिकली स्टेबल डीएनए की बात की जाए, तो वो बी डीएनए होता है, और हमारे सिलेबस में बी डीएनए ही है। तो वाटसन क्रिक ने जो बात किया था वो बी डीएनए की ही बात किया था, ठीक है। तो कई टाइप के डीएनए होते हैं क्लॉकवाइज के, ए बी सी डी, ठीक है। अब जरा समझते हैं कि बेटा ये है क्या, थोड़ा सा आइडिया दूंगा, कभी मरे से भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कईयों की क्यूरियोसिटी होती है कि सर क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। कईयों को साइंटिस्ट बनने का भी मन करता है, अपन साइंटिस्ट बनने थोड़ी आए, बट फिर भी चलो थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। सुनो बेटा, क्या होता है, आप सबको पता है, एक तो यार यहाँ स्पेस की कमी पड़ रही है, कहाँ बनाऊं मैं इसको, रब कर रहा हूं मैं, इरेज कर रहा हूं भाई, स्पेस की कमी पड़ रही है। वही चीज लिखा हुआ है इधर टेबल में, यही चीजें लिखा हुआ है जो मैं लिखा था ना, वही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो बी डीएनए का मतलब क्या हो गया? बैलेंस डीएनए। मैं यहां लिख देता हूं, जो चीजें मैंने इधर लिखा था ब्लैंक साइड में, वो ऐसी लिखी हुई हैं। अब ध्यान से देखें, मैं जो बात कर रहा हूं बेटा, ये देखो, ये रहा एक शुगर, ये रहा बेस, और ये रहा फॉस्फेट, ठीक है, फिफ्थ कार्बन से जुड़ा होगा। ये रहा बेस, सॉरी शुगर, ये रहा बेस, और ये रहा फॉस्फेट, फिफ्थ कार्बन से कनेक्टेड होगा। पूरा नहीं दिखा रहा हूं बेटा, रफ डायग्राम बना रहा हूं, है ना, रफ डायग्राम बना रहा हूं। अब जरा देखो बेटा, फॉस्फेट है तो इस पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। फॉस्फेट होगा तो चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आप सबको मैंने बताया था डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है, बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। अब बेटा सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है कि जो सॉल्ट एंड पीएच का कंसंट्रेशन, सॉल्ट और पीएच का लेवल, एक बार सुनना फिर भूल जाना, एक बार सुनना और भूल जाना। मैंने बोला मरे से भी क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से, बस आपके कंसेप्ट के लिए, थोड़ा सा सोचने की सलाहियत बढ़ाने के लिए सुने। सॉल्ट और पीएच का लेवल सेल के अंदर बेटा कांस्टेंट नहीं रहता, बढ़ते घटते रहते हैं ना, बढ़ते घटते रहते हैं। सेल के अंदर सॉल्ट और पीएच का लेवल बढ़ता घटता रहता है, बढ़ेगा घटेगा दोनों होगा। अब क्या होता है कि बेटा मान लो कि अगर कोई कैटायंस है, कैटायन आकर के अगर मान लो इस पर अटैच हो गया, अगर कैटायन यहाँ पर मान लो जैसे मैग्नीशियम +2 हो गया या और भी कुछ हो गए, वो आकर के यहाँ जुड़ गया, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा, नहीं होगा? चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, होगा। तो क्या होता है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, कभी तो बेटा रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा, कभी तो रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर कैटायन नहीं जुड़ा होता तो यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, तो इसमें क्या होता? रिपल्शन होता ना, रिपल्शन होता, रिपल्शन होता भाई, निगेटिव निगेटिव है तो रिपल्शन होगा। और मान लो कि कहीं पर नेगेटिव नेगेटिव कहीं कम है, तो कहीं ना कहीं रिपल्शन क्या होगा? कम। तो
इस तरह से क्या हो रहा है कि जब सेल के अंदर सॉल्ट और पीएच का लेवल चेंज होता है तो जो डीएनए पर पूरे लेंथ पर जो चार्ज होता है ना, उस चार्ज में भी चेंजेस आता है और उस चार्ज की वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे उसमें भी कुछ डिफरेंसेस आएंगे और उस डिफरेंसेस के वजह से डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो बेटा 3.4 एंगस्ट्रॉम मैंने बोला था ना, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में दूरी, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में दूरी मैंने बताया था ना, कितने बेस पेयर कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं ना। अब बेटा मान लो कि किसी में रिपल्शन ज्यादा है तो बढ़ सकता है, किसी में रिपल्शन कम है तो घट भी तो सकता है स्टेप के बीच में दूरी, है कि नहीं? तो जो 3.4 एंगस्ट्रॉम हमने एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच की बताई थी बात, वो था बेटा बी डीएनए का, बैलेंस डीएनए का था, स्टेबल डीएनए का था। तो क्या होता है, डीएनए के कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहता है डिपेंडिंग अपॉन दी सॉल्ट और पीएच का लेवल इन द सेल। अब उसके वजह से चार्ज में वेरिएशन आता है डीएनए पर, और चार्ज के वेरिएशन के वजह से डीएनए में रिपल्सिव फोर्सेस में भी डिफरेंसेस आते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए की स्टेबिलिटी पर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो बी डीएनए। बात समझ में आई बेटा यहाँ पर बात? अब मैं आपसे एक बात अगर करता हूं यहाँ पर, ध्यान से सुनना। डीएनए की स्टेबिलिटी बोलूं तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड से आता है क्या बेटा? डीएनए की स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड से आता है ना? डीएनए में स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड से तो आता है ना, पिछले क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन क्या डीएनए में स्टेबिलिटी केवल हाइड्रोजन बॉन्ड से ही आता है? क्या डीएनए में स्टेबिलिटी केवल हाइड्रोजन बॉन्ड से आता है? नहीं, डीएनए में स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड से आता है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं आता। सेल में कितने सॉल्ट पीएच है उसके ऊपर भी स्टेबिलिटी निर्भर करेगी। और दूसरी बात जरा समझना, यहां पर एक एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से सुनो, कुछ कंसेप्चुअल बातें कर रहा हूं बस ऐसी इंटरेस्ट के लिए। मैंने बोला ना इस टॉपिक में जितना बात करें उतना कम है। अब देखो यहां पर क्या है कि अगर मुझसे ये कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये बताओ, और पूछते भी हैं, ऑफलाइन में होता तो क्लास से जैसे ही बाहर निकलता हूं मैं वैसे ही धर लेते हैं मुझे, कहते सर ये तो बताओ कि आप मोनोफॉस्फेट वाले को ही क्यों न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड को जोड़े, वो ट्राइफॉस्फेट वाले को क्यों नहीं जोड़े, ट्राइफॉस्फेट वाले को क्यों नहीं कनेक्ट किए, है कि नहीं? अब जरा सोचना बेटा, अगर ट्राइफॉस्फेट वाला लेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होगा या कम होगा? ट्राइफॉस्फेट को जोड़ते तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होते कम होते? बेटा ज्यादा हो जाते ना, निगेटिव निगेटिव ज्यादा हो जाता तो ज्यादा हो जाता ना रिपल्सिव फोर्स, और अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाता तो स्टेबिलिटी कम हो जाती। इसलिए हमें क्या करना होता है कि जो भी नया चैन बनाना है, जरा बताओ उसमें मोनोफॉस्फेट को जोड़ना है या ट्राइफॉस्फेट को जोड़ना है? मोनोफॉस्फेट को जोड़ना है या ट्राइफॉस्फेट को? हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए ना, मोनोफॉस्फेट को जोड़ेंगे। लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियस में बनता है ट्राइफॉस्फेट की अवस्था में न्यूक्लियोटाइड, बनते तो ट्राइफॉस्फेट में हैं, लेकिन दो फॉस्फेट को हटा दिया जाता है और फिर मोनोफॉस्फेट वाले को जोड़ा जाता है ताकि डीएनए की स्टेबिलिटी आए। बात क्लियर हो गई कि व्हाई वी आर गोइंग टू ऐड न्यूक्लियोटाइड ऐसे वाले जो मोनोफॉस्फेट हैं, इसलिए ताकि हम यहां पर रिपल्सिव फोर्सेस को मिनिमाइज कर सके। ऑल डन? चलो अब जरा इधर आए। रिपल्सिव फोर्सेस को मिनिमाइज करने के लिए हाँ चलें आगे आए, देखिए यहां पर। अब आपको अभी मैंने बी डीएनए का बताया था, अब यहां पर मैंने बी डीएनए को बताया था क्या चीज बेटा? हेलिक्स लेंथ कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम बताया था अभी। ये डेटा याद करने वाला है, अभी पढ़ा है सबने हमने बी डीएनए, अभी जो भी हमने पढ़ा है वो बी डीएनए के लिए पढ़ा है। जरा बताओ नंबर ऑफ बेस पेयर एक हेलिक्स लेंथ में कितने होते हैं? एक हेलिक्स लेंथ में बेस पेयर कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है ना? 10 बेस पेयर होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स कितने होते हैं? 3.4 एंगस्ट्रॉम, और डायमीटर कितने होते हैं? 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो अभी बातें हमने पहले सीखा है, जो भी बातें हमने सीखा है, ये सभी बातें बी डीएनए के लिए ही थी, बैलेंस डीएनए के लिए थी। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सवाल बनेगा
तो बी डीएनए पर ही बनेगा। हेलिक्स लेंथ कितने हैं, टोटल बेस पेयर हेलिक्स लेंथ में कितने हैं, डिस्टेंस बिटवीन दी बेस पेयर कितने, ये केवल किसका याद रखना है आपको, बी डीएनए का याद रखना है, ठीक है ना, केवल बी डीएनए का याद रखना है। जेड डीएनए के बारे में थोड़ा सा बात करूं, बी डीएनए के अंदर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आते हैं एक स्ट्रैंड पर। जेड डीएनए के अंदर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये देखो, ये रहा एक शुगर, ये रहा कार्बन फिफ्थ, ये रहा फॉस्फेट, ये रहा दूसरा शुगर, और ये रहा बेटा यहाँ पर कार्बन फिफ्थ, और ये रहा यहाँ पर फॉस्फेट। ये है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, सॉरी, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये बेटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा। अब आपको पता है कि बेटा एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप यूज होगा, कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आप बी डीएनए में पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनो जो अभी मैं बता रहा हूं, जो बी डीएनए आप पढ़ रहे थे उसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर और दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी ऊपर, एक ही स्ट्रैंड में बात करूं तो एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर ऊपर है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का भी शुगर ऊपर है, तीसरे न्यूक्लियोटाइड का भी शुगर, एक ही स्ट्रैंड में, ठीक है ना। बात कर रहा हूं बेटा जो यहां पर जेड डीएनए की बात कर रहा हूं, उस जेड डीएनए में क्या होता है बेटा, एक ही स्ट्रैंड में एक शुगर सीधा होगा और उसके नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड का शुगर उल्टा होगा, फिर एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर सीधा होगा, फिर एक न्यूक्लियोटाइड का उल्टा होगा। ये किसके अंदर नजर आता है, जेड डीएनए के अंदर। समझ में आ रही बात, एक शुगर सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरह से अल्टरनेट फैशन में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। देखो ये डाइमर, ये डाइमर का फॉर्मेशन कर रहे है ना, एक ऊपर नीचे कुछ इस तरह से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद से बात ये आती है कि ये डीएनए जो डाइमर बन रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, इसके वजह से यहां पर जो डीएनए का बैकबोन होता है ना, जो डीएनए का बैकबोन होता है, ये देखो बेटा यहां पर डीएनए का बैकबोन देखो, यहां पर ये देखो कैसा बन रहा है, जिगजैग। कैसा बन रहा है, जिगजैग, जिगजैग बन रहा है ना। तो ये देखो यहाँ पर एक शुगर सीधा उल्टा होने की वजह से कुछ जिगजैग बैकबोन बनता है, और इसीलिए इसका नाम आ गया है जेड डीएनए, इसलिए आ गया यहाँ पर जेड डीएनए। अब जेड डीएनए का जो हेलिक्स लेंथ होगा वो 45.6 बेस पेयर, और नंबर ऑफ बेस पेयर कितने आएंगे एक हेलिक्स लेंथ में, 12, और 12 बेस पेयर में कितने डाइमर बने होंगे, 6 डाइमर बने होंगे। मतलब एक सीधा एक उल्टा, एक डाइमर हो गया, फिर एक सीधा एक उल्टा, ये दूसरा डाइमर हो गया। समझ में आ रही बात, नहीं बेटा जेड डीएनए बहुत रेयरली मिलते हैं, वेरी रेयरली, बड़े कम, छोटे से किसी डीएनए की जगह पर जेड डीएनए मिलते हैं, बहुत कम। ज्यादातर डीएनए और मोस्ट ऑफ द टाइम डीएनए कैसा होता है, बी डीएनए होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और स्टेबल डीएनए है, सबसे ज्यादा बैलेंस और स्टेबल डीएनए बी डीएनए है, ठीक है। अब जो डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर्स आता है 3.75 एंगस्ट्रॉन, और जो डायमीटर आता है वो 18.4 एंगस्ट्रॉन। अब बात आती है सर क्या याद रखें, तो याद तो केवल बेटा बी डीएनए ही रखना है। याद तो मैंने पूरा करा दिया, लिखो, सॉरी समझा तो मैंने पूरा दे दिया, लेकिन याद केवल बी डीएनए का ही करना। मैंने अभी बोला सवाल क्या आएगा एग्जाम में वो मैं आपको बताऊंगा, क्या याद रखना है, सिर्फ बी डीएनए, और कुछ याद नहीं रखना है। बी डीएनए सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बी डीएनए क्लॉकवाइज होता है, और एक हेलिक्स लेंथ की दूरी कितनी है, एक्स हेलिक्स लेंथ में कितने बेस पेयर होते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन दी बेस पेयर कितना होता है, और डायमीटर क्या होता है, यही बी डीएनए का याद रखना है, ठीक है। जेड डीएनए को जिगजैग क्यों कहा, क्योंकि इनका बैकबोन क्या होता है, जिगजैग पैटर्न में बनता है। जिगजैग क्यों बनता है, क्योंकि एक शुगर सीधा एक न्यूक्लियोटाइड का और दूसरा न्यूक्लियोटाइड उल्टा, कुछ अल्टरनेट फैशन में ये दिखते हैं, और ये सभी के डीएनए में दिखता है, लेकिन बहुत कम रीजन ऑफ द डीएनए, केवल छोटे से स्ट्रेच ऑफ डीएनए में जेड डीएनए देखने को मिला है, ठीक है। चलें, क्लियर है बेटा, क्या याद रखना है, क्लियर है आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है, क्लियर है, जेड डीएनए रेयरली फाउंड, ठीक है, क्लियर है। स्लाइड में क्या याद रखना है, भले मैंने एक्सप्लेन कर दिया ज्यादा, लेकिन याद तो केवल बी डीएनए ही रखना है, जो पहले हम सीख रखे हैं बस वही, थोड़ा टाइम चला गया लेकिन कोई बात नहीं। बात करें बेटा पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है, तो पैलिंड्रोमिक डीएनए ऐसा होता है, आप सबको पता होगा बेटा, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों एंड से आप सीक्वेंस को सेम पाओ, इसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक। जैसे एग्जांपल के तौर पर
आपने सुना होगा नितिन, कईयों के नाम भी होंगे नितिन। लेफ्ट टू राइट रीड करो, राइट टू लेफ्ट रीड करो, नितिन विल रिमेन नितिन ओनली। दोनों साइड से रीडिंग में नितिन ही दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैडम, मैडम को लेफ्ट टू राइट रीड करो, राइट टू लेफ्ट रीड करो, मैडम विल रिमेन मैडम ओनली। समझ में आ रही बात? ऐसी मॉम, MOF, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। हाँ देखो एक 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 करके बता रहे हैं। ये देखो भुवन को जहाज, अरे वाह बेटा जहाज में बैठ के घूम तू है। मलयालम भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या हुआ ये समझे आप। पैलिंड्रोमिक का मतलब हुआ कि लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट रीडिंग कैसा होता है बेटा, सेम। इसको कहते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये डीएनए में भी नजर आता है बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक इज अ इंग्लिश वर्ड, वेरेवर यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट। पैलिंड्रोमिक इज अ इंग्लिश वर्ड जहां पर दोनों साइड से रीडिंग पैटर्न सेम दिखे, दोनों साइड से रीडिंग सेम दिखे तो वो कहलाता है पैलिंड्रोमिक फैशन में रीडिंग पैटर्न। ठीक है। अब डीएनए में भी पैलिंड्रोमिक फैशन दिखता है। ठीक है, डीएनए में भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये इधर से रीड करो एक स्ट्रैंड पर, ये मान लो 5 to 3 है, और इधर भी रीड करो 5 to 3 में। तो देखो लेफ्ट टू राइट रीड करो तो सेम सीक्वेंस, और राइट टू लेफ्ट रीड करो तो सेम सीक्वेंस। इसको कहते हैं अपन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द डीएनए। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना भाई? स्क्रीन विजिबल है, सब कुछ, आवाज सब क्लियर आ रही है? सब क्लियर है? ऑल ओके। चलो शुभांगी बेटा आप देखें, आपका कहीं नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगा बेटा, है ना? चलो तो डीएनए में भी क्या होता है बेटा, कुछ जगहों पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी दिखता है। ठीक है, सौम्या बेटा बहुत धीरे चल रहा हूं, अगर इस तरह से चलोगी ना तो आपको नीट खत्म भी हो जाएगा तब भी आपका सिलेबस नहीं होगा। इससे धीरे तो और क्या चलूं? फास्ट चल रहा हूं क्या बेटा मैं? सौम्या बोल रही है फास्ट चल रहा हूं मैं। फास्ट चल रहा हूं क्या? क्या स्पीड सही है? स्पीड सही है, नॉर्मल है सर, सही। और क्या इतने धीरे धीरे पढ़ रहे हैं अपन? चौथा लेक्चर है, 35वीं स्लाइड पर है। एक स्लाइड में एक लाइन तो लिखा है, यहाँ पर एक लाइन को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 5 मिनट में कम से कम। अब इससे धीरे क्या चले? फिर तो पता चला कि नीट खत्म ही हो जाएगा, नीट खत्म ही हो जाएगा और सिलेबस नहीं होगा, है ना? बहुत स्लो हुआ, बिल्कुल सही कह रहा है कुणाल बेटा, बहुत स्लो हूँ मैं, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं तो इससे भी फास्ट पढ़ाता। लेकिन अपने तो बस ये मैं आपका चैट देख रहा हूँ और उसके हिसाब से मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ भाई। देखें आगे बढ़े। अब बेटा अपन बात करेंगे यहाँ पर पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करेंगे। अब देखो डीएनए की लंबाई आपने अभी कैलकुलेट किया था यूकैरियोट में, कितना था बेटा डीएनए की लंबाई ह्यूमंस के अंदर? बिल्कुल फैंटास्टिक, हाँ कृष्ण बेटा बहुत बढ़िया। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हमें करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा मैंने बोला ह्यूमंस में डीएनए की लंबाई कितनी है बेटा? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर, यही पढ़ा था हमने, है ना? चले अब अपन पता है कि डीएनए की लंबाई ज्यादा है, और सेल सेल के अंदर कंपार्टमेंट जो है, सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट है वो बेटा कंपार्टमेंट छोटा है और डीएनए की लंबाई बड़ी है ना? डीएनए की लंबाई बहुत बड़ी है और सेल का कंपार्टमेंट छोटा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर सेल के अंदर जो है इसको अच्छे से पैक करना होगा, तभी तो वो पैक होगा, नहीं तो वो सेल के अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो सेल के अंदर लंबे डीएनए को रखना है तो पैकेजिंग करना जरूरी है, क्योंकि डीएनए की लंबाई बहुत ज्यादा है तो हमें सेल के अंदर उसको पैक करने की आवश्यकता महसूस होगी। तो प्रोकैरियोट्स में जरा बात करें अपन कि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी डीएनए की पैकेजिंग करनी होती है। अब पैकेजिंग कैसे होती है यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बेटा यहां पर देखना, आपने नाम सुना होगा पॉलीअमाइंस। पॉलीअमाइंस जो होते हैं इसको कहते हैं हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पॉलीअमाइंस होता है बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और इसके पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। ये
पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब इसके बाद से अपन बात करें कि ये बेसिक प्रोटीन है, अब जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है और ये बेसिक प्रोटीन भी है। अब जरा देखते हैं यहां पर सिचुएशन को क्या होता है। ये डीएनए जो होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे वो पॉलीअमाइन से खींचे चले आते हैं। ये मान लो कि यहाँ पर पॉलीअमाइंस है, ये पूरा पॉलीअमाइंस का, ये देख रहे हो यहाँ पर दिख रहा है ना पॉलीअमाइंस। अब पॉलीअमाइंस में जगह जगह पे कैसे चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे जगह जगह पे। अब डीएनए क्या होगा बेटा, जो डीएनए होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब डीएनए क्या होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो है इधर की तरफ पॉलीअमाइंस पॉजिटिव और डीएनए पर नेगेटिव, ये जगह जगह पर खींचे चले आते हैं। ठीक है, जगह जगह पर खींचे चले हुए आते हैं। बेटा सब कुछ सही है ना, विजिबल है? ऑल क्लियर? आवाज आ रही बेटा आपको? हाँ, अब चैट सही आ रहा है, अभी लैग कर रहा था चैट, बहुत पीछे चल रहा था चैट। अभी अब तो सही है, आवाज आ रही है बेटा, अब सब परफेक्ट है। चैट थोड़ा लैग कर रहा था अभी। ठीक है, हाँ चलो अब ध्यान से सुने बेटा, अब थोड़ा जो बात कर रहा हूं मैं, आ रहा बेटा? सबके मैसेज आ रहे हैं? थोड़ा चैट बॉक्स में अभी मैसेज लैग कर चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ध्यान से सुने, मैंने क्या बोला बेटा, जो हिस्टोन होगा उस हिस्टोन के पास, सॉरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है उस नॉन हिस्टोन प्रोटीन के पास चार्ज है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के पास चार्ज पॉजिटिव है। एक इमेजिन करो बेटा, एक इमेजिन करो बॉल, एक बॉल को इमेजिन करो, एक बॉल को इमेजिन करो, उस बॉल पर समझो पॉजिटिव चार्ज है, बॉल इज द नॉन हिस्टोन प्रोटीन और उस बॉल पर चार्ज है पॉजिटिव, और उसके चारों तरफ एक गोल रस्सी को रख दो और रस्सी है डीएनए, डीएनए पर चार्ज है नेगेटिव। तो डीएनए क्या होगा बेटा, डीएनए खिंच करके आएगा कहां पर, बॉल के तरफ, क्योंकि बॉल में चार्ज पॉजिटिव है और रस्सी में चार्ज नेगेटिव है। तो रस्सी जो है बॉल की तरफ आएगा खिंचा हुआ और कुछ लूप की तरह फॉर्मेशन बनाएगा। तो जैसे यहां पर मैंने क्या बोला, मान लो यहां पर बेटा ये बॉल है और इस बॉल पर चार्ज है पॉजिटिव। अब डीएनए जो है वो कुछ बिखरा हुआ होता तो इस पर चार्ज होते नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव के वजह से ये डीएनए जगह जगह से खींचते चले जाते हैं और ये जगह जगह से खींचते हुए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं फोल्डेड फॉर्म में। क्लियर? समझ में आ गई बात बेटा? सब सही है? बात समझ में आ गया कि यहां पर क्या है, नॉन स्टोन प्रोटीन चार्ज पॉजिटिव होगा और डीएनए में नेगेटिव होगा, तो जगह जगह से डीएनए खींच करके बॉल की तरफ आ जाएंगे, है ना, और इस तरह से यहां पर फोल्डिंग हो जाएगा, इस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होगी। तो ये देखो लार्ज लूप्स का फॉर्मेशन हुआ है प्रोकैरियोट्स में, है ना। फिर आगे देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ इस तरह से पैकेजिंग का लेवल नजर आएगा। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल, इस सेल के अंदर क्या नजर आएगा बेटा, ये है डीएनए और ये है डीएनए, जो ये गोल लाइन दिखाया गया ना ब्लैक कलर से, ये ब्लैक कलर है डीएनए। अब डीएनए पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। अब डीएनए पर चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो बेटा कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिविटी, जगह जगह से क्या होंगे, खींच करके आएंगे यहाँ पर, और ये जगह जगह से खींचेंगे तो इसकी वजह से कुछ लूप की तरह फॉर्मेशन हो जाएगा और लार्ज लूप्स फॉर्मेशन होंगे, और लार्ज लूप्स का फॉर्मेशन होने के बाद प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक का पैकेजिंग? ऑल गुड, ऑल क्लियर? हाँ साक्षी, वेरी गुड।
फाइन। सबसे ज्यादा सिंपल पैकेजिंग प्रोकैरियोट में ही होता है बेटा, बहुत सबसे सिंपल। क्या है? पॉलीअमाइंस है, पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए खींच करके आ गए, बन गया यहां पर। और तो क्या है? मैं पॉज हूं क्या भाई? मेरी वीडियो आवाज सब कुछ क्लियर है ना? सब सही है? अच्छा, पॉज हो गया था। हाँ, नेटवर्क कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम होगा। सब सही है। अब ध्यान से सुने एक बार और, मैं रिवाइज करा देता हूँ, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ बेटा, जो भी मैंने बात किया यहाँ पर फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने क्या बोला? पॉलीअमाइंस पर चार्ज पॉजिटिव है ना? पॉलीअमाइंस पर चार्ज पॉजिटिव है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, और ये प्रोकैरियोट के सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। और ये जो ब्लैक कलर से गोल घुमा करके दिखाया गया है, ये मान लो कोई रस्सी है। अब आप खुद सोचो बेटा, डीएनए में चार्ज नेगेटिव है, पॉलीअमाइंस पर पॉजिटिव है, तो ये कुछ यहाँ पर फंसेगा ना, यहाँ आएगा ना, अट्रैक्शन होगा ना, फिर कुछ लूप बन जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ये नेगेटिव यहाँ पर है, ये पॉजिटिव की तरफ फिर खींचेगा, और फिर यहाँ पर लूप बन जाएगा, कुछ लूप लाइक फॉर्मेशन बनेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन। और इस तरह से देखो लार्ज लूप्स का फॉर्मेशन हो गया और पैकेजिंग हो गई। बस सिंपल है प्रोकैरियोट का पैकेजिंग। यूकैरियोट की पैकेजिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बेटा। यूकैरियोट का पैकेजिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और यूकैरियोट्स की पैकेजिंग समझाने में थोड़े से अपने को कंसंट्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा। पॉलीअमाइंस आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन, दे आर प्रोटीन बेटा। पॉलीअमाइंस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। जरा बात करते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में पैकेजिंग इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। यहां पर वेरी कॉम्प्लिकेटेड पैकेजिंग होगी यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। बाय हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में पैकेजिंग किया जाता है। अब हिस्टोन प्रोटीन देखो बेटा कौन कौन से होंगे, सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, सेल बायोलॉजी में हिस्टोन प्रोटीन पढ़ा होगा। रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। आपको याद होगा बेटा बेसिक अमीनो एसिड कितने होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड कितने होते हैं? 3 होते हैं ना? बेसिक अमीनो एसिड कितने होते हैं? 3 होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। यही तो होता है ना, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, यही 3 होता है बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। अब इन तीनों में से देखोगे तो हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा पाया जाता है, और जब लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा पाया जाता है तो इसके वजह से चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव होगा हिस्टोन प्रोटीन में, ठीक है, चार्ज होगा पॉजिटिव। पीपीटी दिख रहा है बेटा? सब सही है? स्लाइड आ रहा है? हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है आज तो। ऑल नॉर्मल? चलो अब ऑलमोस्ट वैसे टाइम भी हो ही गया है, ऑलमोस्ट तो हो ही गया है वैसे टाइम, है कि नहीं? आप तो सही है वैसे, आप तो सही है ना? अब ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है, एक दो लाइन बस बता दूं, बाकी फिर अपन आगे देख लेंगे। Both the amino acid residues carry positive charges in their side chain, है ना? चलो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में ही करें क्या? नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना, टाइम हो गया बेटा, नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं।
है ना, थोड़ा वीडियो लैग भी कर रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रही है, तो मैं इसी जगह से नेक्स्ट क्लास से समझाऊंगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। और आज शाम को जो है मैं पेडिग्री वाले चारों क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, जिसको डाउट होगा वो मुझसे डाउट के टाइम में ज्वाइन कर लें, मैं उसको पहले चारों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, और अभी आंसर की भी मैं अपलोड कर दूंगा उसका, जिसको आंसर सही मैच हो जाए और चीजें समझ में आ गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं डाउट में सबसे पहले उन्हीं चार क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। ओके। और रही बात थर्सडे की क्लास, तो थर्सडे की क्लास में अभी कॉल से देखता हूँ, अगर वो हट जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर आप देख लेना, पता पड़ जाएगा। ओके, चले, बाय बाय, टाइम हो गया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में।